गोपाल एक गरीब किसान था। वो ठेके पर जमींदारों की जमीन पर खेती करता था। गोपाल भले ही गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और दयालु था। ऐसे ही एक दिन गोपाल एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके सामने एक गाय आ जाती है, जो कि बड़े ही ध्यान से गोपाल को देख रही थी। गाय को देख गोपाल को उस पे तरस आ जाता है, क्योंकि गाय की पीठ पर घाव था। उसके घाव को देखकर गोपाल खाना छोड़ गाय के पास जाता है। अरे ये क्या, इस बेचारी के पीठ पर तो घाव है। ना जाने कितना दर्द हो रहा होगा इस बेजुबान जानवर को। एक काम करता हूँ, अपने गमछे से इसके घाव को ढक देता हूँ। इसे देखकर लग रहा है कि ये बेचारी भूखी भी है। न जाने कौन है इसका मालिक। अरे भला जानवर के प्रति कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। ये बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं सकती। गोपाल अपने गमछे से गाय के घाव को ढक देता है और उसे अपनी रोटी खाने को देता है। खा ले मेरी बच्ची, बहुत भूखी है ना तू। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, तेरे साथ अभी घर जाकर तेरे इस घाव पर मरहम पट्टी करूंगा और तुझे खूब सारा खाना दूंगा। जब तक तेरा मालिक तुझे लेने नहीं आता, तब तक तू मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। गाय बहुत भूखी थी। वो गोपाल की सारी रोटी खा जाती है। गोपाल उस गाय को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से बोलता है। अरे सीमा, ये देखो, हमारे घर का नया सदस्य। तुम्हें इसकी खूब अच्छे से सेवा पानी करनी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनकी खातिरदारी में। क्यों जी, कहाँ से ले आए तुम इस गाय को? अरे सीमा, मुझे नहीं पता ये गाय कहाँ से आई है और किसकी है। बस मुझे इतना मालूम है कि ये दर्द में जब तड़प रही थी तब मेरे सामने खड़ी थी। अब जब तक इसका मालिक खुद इसे लेने नहीं आता, तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमें इसके घाव पर मरहम पट्टी करनी है। बहुत दर्द हो रहा होगा इस बेचारी को। हाँ, तुम एक काम करो, इसका ध्यान रखो। मैं जल्दी से वैद्य जी से इसके घाव की दवाई लेकर आता हूँ। ऐसे ही अब दोनों पति पत्नी उस अनजान गाय को अपने घर में रख लेते हैं। गोपाल अपनी गाय को मीना कहकर पुकारता था। ऐसे ही 2 दिन तक गोपाल गाय की देख रेख में ही रह जाता है और वो किसानी करने के लिए नहीं जा पाता। 2 दिन बाद जब वो किसानी करने के लिए जमींदार के पास जाता है, तो जमींदार गोपाल से कहता है। क्यों रे गोपाल, 2 दिन से कहाँ था तू? काम करने का मन नहीं है क्या तेरा? माफ करना मालिक, घर पर जरूरी काम था, इसीलिए मैं उसमें फंस गया। अब से रोज आऊंगा। अरे अब से तुझे रोज आने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तेरी जगह पर किसी और को रख लिया है। मुझे तेरे जैसे लापरवाह इंसान की जरूरत नहीं। वैसे भी तेरे काम से मुझे जरा भी मुनाफा नहीं है, इसीलिए बेकार में तुझे तनख्वाह देने से अच्छा है मैं किसी मेहनती आदमी को रख लेता हूं। मालिक, आप कहना चाहते हैं कि मैं मेहनती नहीं हूं? मालिक, मैं पूरी मेहनत के साथ आपके खेत पर किसानी करता हूं, क्योंकि किसानी करके ही मेरा घर परिवार चलता है। अगर आप मुझे इस तरह से अचानक निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगा मालिक? आपके जरिए ही मेरा घर परिवार चलता है। देख, वो तेरी परेशानी है। अब से तुझे तेरा घर कैसे चलाना है वो तू देख, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अब तुझे यहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। जमींदार गोपाल को काम पे से निकाल देता है। बेचारा गोपाल परेशान और उदास होकर अपने साइकिल से घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक बैल गोपाल की साइकिल से टकरा जाता है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है और वो तुरंत उठकर बैल के पास जाता है और बैल को ऊपर से नीचे अच्छे से देखने लगता है। माफ करना बैल, गलती से तुम मेरे साइकिल के आगे आ गए। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? भगवान मुझे माफ कर देना। बेचारा ये तो बेजुबान जानवर है, ये तो अपनी तकलीफ किसी को भी बता नहीं सकता। तभी गोपाल देखता है कि बैल के पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है और तुरंत उस बैल को अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद गोपाल पास के ही वैद्य जी को अपने घर पर बुला लेता है। वो बैल के पैर में मरहम पट्टी कर देते हैं और गोपाल से कहते हैं। अरे गोपाल, आजकल की इतनी महंगाई में तुम बेकार में इन बेजुबान जानवरों के ऊपर पैसे बेकार करते हो
अरे इस बैल से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है। अगर ये बैल तुम्हारे साइकिल के आगे आ भी गया तो तुम इसे नजरअंदाज करके चुपचाप अपने घर आ जाते। क्या जरूरत है घर से लाने की? नहीं नहीं वैद्य जी, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं। ये बेचारा बैल तो चुपचाप कहीं जा रहा था। वो तो मेरी गलती से मैं इससे टकरा गया। अब जब मुझसे गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती को सुधार तो सकता ही हूं ना। सच में तुम बड़े पागल हो। अगर इस तरह से फालतू पैसे ऐसे जानवरों के ऊपर उड़ाते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा। दाने दाने को मोहताज हो जाओगे और फिर ये गाय और बैल तुम्हारे काम नहीं आने वाले। इतना बोलकर वैद्य वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में गोपाल बैल को अपनी गाय मीना के साथ एक ही खूंटे में बांध देता है। ऐसे ही अगली सुबह गोपाल अपनी गौशाला में जाता है और साफ सफाई करता है। तभी वो देखता है कि गाय और बैल दोनों ने मिलकर पूरे गौशाला में सोने के गोबर दिए हैं। ये देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। तभी वहां भागते हुए गोपाल की पत्नी आती है। अरे क्या हुआ है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सीमा, ये देखो सोने का गोबर। अरे ये क्या, सोने का गोबर? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जादुई गाय और बैल है? सीमा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि जादुई गाय और बैल दोनों गोपाल और सीमा से बोलते हैं। नहीं नहीं गोपाल, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम दोनों जादुई गाय और बैल हैं। वो तो हम दोनों तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे थे और तुम तो इस परीक्षा में सफल हुए हो। इसीलिए हमने तुम्हें जादुई सोने का गोबर दिया है और अब हम हमेशा तुम्हारी इसी तरह से मदद करेंगे। क्या तुम जादुई गाय और बैल हो? देखा सीमा, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। मुझे पूरा भरोसा था भगवान पर। एक ना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेगा। हाँ गोपाल, अब से तुम्हारी हर परेशानी हमारी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी इन सब पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करने से इंसान अकेला ही रह जाता है। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं कभी इन चीजों का घमंड नहीं करूंगा। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। ऐसे ही अब गोपाल और सीमा दोनों मिलकर जादुई गाय और जादुई बैल की मदद से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो जाते हैं। उन दोनों के पास रहने के लिए घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी एक दिन आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना हम गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम बनवाएं। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उन्हें रहने के लिए हम छत देंगे। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उन्हें हम खाना देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गरीबी क्या होती है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी मिलकर जादुई गाय की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद किया करते। देखते ही देखते गांव में अब दोनों पति पत्नी का खूब नाम चलता था। ये सब देखकर गांव के जमींदार को गोपाल से जलन होने लगती है। वो किसी भी कीमत पर गोपाल का सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये 2 कौड़ी का इंसान मेरे पास पहले किसानी किया करता था और आज ये गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। जहां लोग पहले मुझे इस गांव में सबसे अमीर समझते थे, आज वो सब गोपाल और उसकी पत्नी को ये दर्जा दे रहे हैं। कुछ तो बात है, पता लगाना ही पड़ेगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। ऐसे ही रात को जमींदार अपने कुछ आदमियों को भेजकर गोपाल के ऊपर नजर रखवाना शुरू कर देता है। गोपाल अपने गौशाला में आकर अपने जादुई गाय और बैल से बातचीत कर रहा था। गाय और बैल को बोलता हुआ देखकर जमींदार के आदमी समझ जाते हैं कि गाय और बैल जादुई है। जमींदार के आदमी फौरन ये बात जमींदार को बताते हैं, जिसके बाद जमींदार अब किसी भी कीमत पर जादुई गाय और बैल को चुराना चाहता था।
अच्छा, तो ये बात है इसकी तरक्की के पीछे। अब तो किसी भी कीमत पर वो जादुई गाय और बैल मुझे चाहिए। जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर गोपाल की गाय और बैल दोनों को चुराने के लिए उसके गौशाला में घुस जाता है। तभी जादुई गाय और बैल दोनों अपनी जादुई शक्तियों से पूरे गौशाला में खूब सारा गोबर कर देते हैं और जमींदार अपने आदमियों के साथ मिलकर उस गोबर के दलदल में फंस जाता है। अरे कोई हमें बचाओ, हमें निकालो इस दलदल से। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कोई हमें बचाओ। जमींदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी जादुई गाय और बैल जमींदार से बोलते हैं, नहीं नहीं जमींदार, जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बल्कि अब तुम्हें ये सजा भुगतनी ही होगी। दूसरों की तरक्की देखकर तुम्हें बहुत ईर्ष्या होती है ना, इसीलिए जो इंसान किसी दूसरे इंसान की तरक्की देखकर मन में घृणा और ईर्ष्या करे, उसे तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जमींदार और उसके आदमियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपाल भागता हुआ वहां आता है और ये सारा नजारा देखकर समझ जाता है कि ये सब जादुई गाय और बैल ने ही किया है। हे जादुई गाय, भगवान के लिए इन्हें माफ कर दो। जाने अनजाने में अगर इनसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए एक बार इन्हें सुधरने का मौका दें। देखा तुम सबने, गोपाल से तुम्हें जलन हो रही थी, वही गोपाल आज तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। गोपाल के कहने पर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अब अगर आगे से तुमने कभी भी किसी को भी परेशान करने का सोचा भी तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से जादुई गाय और बैल जमींदार और उसके आदमियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद जमींदार हाथ जोड़कर गोपाल से माफी मांगता है और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। सर्दियों की सुबह रिया और बिट्टू खाने की मेज पर बैठे गरम गरम नाश्ते का इंतजार करते हुए गाना गा रहे थे। नाश्ता दो, जल्दी से गरम गरम नाश्ता दो। ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ, तुम दोनों के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ी देर का भी सब्र नहीं होता ना तुम दोनों से। ये लो, आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम मटर के पराठे बनाए हैं। अरे नहीं माँ, तुमने आज फिर से मटर के पराठे बना दिए। तो क्या हुआ, सर्दियों में इतनी ताजी ताजी हरी भरी अच्छी अच्छी मटर आती है तो उसे खाना तो बनता है ना। हाँ माँ, लेकिन जब से सर्दियां आई हैं तुम हर रोज मटर से कुछ ना कुछ बनाकर हमें खिला रही हो। अब हम ये मटर खा खा कर बोर हो चुके हैं। कल तुमने मटर का पुलाव बनाया था, परसों मटर की कचौरी, उससे पहले मटर की सब्जी और उससे पहले तुमने मटर का निमोना बनाया था। हाँ माँ, इतने दिनों में तुमने हम दोनों को इतनी मटर खिला दी है कि अब तो हमें सपने में भी मटर ही मटर दिखाई देती है। बस बस, तुम दोनों को तो पता नहीं कितनी बातें बनानी आती है। चुपचाप इस मटर के पराठों को खा लो। मैं अब फिर से रसोई में जाकर कुछ और नहीं बनाने वाली हूँ। ये सुनकर बेचारे रिया और बिट्टू को मटर का पराठा ही खाना पड़ता है। वो दोनों मटर के पराठे को खाकर बाहर चले जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम सबके लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, तुम क्या लेकर आई हो रिंकी? ये देखो, मेरी माँ ने आज गरम गरम मटर की कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने घर पर एक कचौरी खाई थी, ये सच में बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं रिंकी, हमें ये मटर की कचौरी नहीं खानी। हम दोनों तो पहले ही मटर खाकर परेशान हो गए हैं, ऊपर से तुम्हारी मम्मी ने भी मटर की कचौरी बना दी। मुझे तो लगा था आंटी ने आलू के समोसे या ब्रेड पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में भी मटर ही बन रही है। अब तो मटर से बनी हर चीज को देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। इन कचौरियों को तुम ही खाओ। चलो रिया, हम यहाँ से चलते हैं। मटर की उन कचौरियों को देखकर दोनों बहन भाई वहां से चले जाते हैं। भैया भैया, मुझे वो झूला झूलना है, मेरे साथ चलो ना, मुझे वो झूला झूला दो। बिट्टू अब रिया को झूला झूलाने लेकर जाता है और रिया बड़े ही मजे से झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। रिया, तुम जरा आराम से झूला झूलो, इतनी तेज झूला झूलोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी।
नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। बिट्टू के समझाने पर भी रिया उसकी बात नहीं सुनती और वो और जोर से झूला झूलने लगती है। तभी अचानक बहुत ज्यादा तेजी से झूला झूलने की वजह से वो झूले से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी तेज झूला मत झूलो। अब देखो, लग गई ना तुम्हारे घुटनों में चोट। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घुटने से तो खून निकल रहा है। मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है भैया। अगर माँ को पता चला तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अगर तुम डांट खाने वाले काम करोगी तो माँ तो तुम्हें डांटेंगी ही ना। चलो अब उठो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बिट्टू अब रिया को लेकर घर जाता है तो उनकी माँ रिया के घुटने से बह रहे खून को देखकर डर जाती है। ये तुम्हारे घुटने को क्या हो गया? इतना खून क्यों बह रहा है? अच्छा, समझ गई। आज फिर से बहुत तेज झूला झूल रही होगी तुम। न तो तू मेरी बात सुनती है और ना अपने भाई की बात सुनती है। अगर अगली बार तू झूले से गिरकर अपने पैर में चोट लगवा कर आई तो दोबारा पार्क में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, याद रखियो। बिट्टू, जा अंदर से दवाई का डब्बा लेकर आ। मैं रिया के घुटने पर पट्टी बांध देती हूँ। ये लो माँ। सुमन अब रिया के घुटने पर अच्छी तरह दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है और उसे उसके बिस्तर पर लेटा देती है। बिट्टू, तू अपनी बहन का ध्यान रखियो। मैं बाजार से सब्जियां लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है माँ, तुम आराम से जाओ। सुमन अब बाजार से सब्जियां लाकर रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। आज रात खाने में वो मटर पनीर की सब्जी बनाती है। ये लो, तुम दोनों खाना खा लो। मैंने आज तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद का मटर पनीर बनाया है। अरे नहीं माँ, तुमने पनीर में मटर क्यों डाली? सुबह ही तो तुमसे कहा था कि मटर मत बनाना। लेकिन बेटा, पनीर तो मटर के साथ ही अच्छा लगता है। अगर मैं बिना मटर के पनीर बनाती तो वो खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। चलो अब दोनों बिना मुंह बनाए इसे खा लो। मैं तुम दोनों के लिए और रोटियां लेकर आती हूँ। बिट्टू तो मटर पनीर की सब्जी को आराम से खा लेता है, लेकिन रिया मटर पनीर की सब्जी में से मटर को चुन चुन कर अपनी प्लेट में निकाल देती है और सिर्फ पनीर को ही रोटी के साथ खाती है। अरे, ये तुमने क्या किया? सारी मटर को चुन चुन कर बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारे घुटने में चोट लगी है, इसलिए कुछ नहीं कह रही, नहीं तो अभी अच्छी डांट पड़ती तुम्हें। खाना खाकर सब अब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बिट्टू तो स्कूल चला जाता है, लेकिन घुटने में चोट लगने की वजह से रिया स्कूल की छुट्टी कर लेती है। वो किचन में पानी पीने जाती है तो उसका ध्यान किचन स्लैब पर रखी हुई सब्जियों पर जाता है। हे भगवान, इन मटरों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। एक काम करती हूँ, इन सब्जियों में से मटर की थैली को बाहर गाय को खिला देती हूँ। जब माँ को घर में मटर मिलेंगे ही नहीं तो माँ मटर की सब्जी बना ही नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब तुम हमें घर से बाहर फेंकना चाहती हो। अरे, अचानक से ये आवाज कहाँ से आई? अभी तो माँ भी बाहर गई है, तो फिर घर में मेरे साथ कौन है? कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, जादुई लाल मटर हूँ। ये देखो, इन हरी हरी मटरों के बीच में से मुझे बाहर निकालो। क्या कहा? जादुई लाल मटर? रिया अब मटर की उस थैली में जादुई लाल मटर को ढूंढने लगती है। तभी उसे हरी हरी मटरों के बीच एक लाल चमचमाती हुई मटर नजर आती है। लाल मटर को देखते ही रिया जल्दी से लाल मटर को थैली से बाहर निकाल लेती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस थैले से बाहर निकाल दिया। इस थैली में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुट गया था। तुम कैसी मटर हो? सबसे पहले तो तुम्हारा रंग बाकी सब मटरों से अलग है। ऊपर से तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर भी है और तुम मुझसे बात भी कर सकती हो। कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं सचमुच जादुई लाल मटर हूँ, जो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। क्या सच में तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं अगर चाहूँ तो अपने जादू से तुम्हारे पुराने कपड़ों को नया बना सकती हूँ,
या फिर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी ला सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए एक पिज्ज़ा, एक बर्गर, एक ऑरेंज जूस और बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले आओ। मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो क्यों जादुई मटर? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। तुम तो मुझे अपने घर से बाहर फेंकना चाहती थी। तो अब तुम ही बताओ, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए अपने जादू से ये सारी चीजें लेकर क्यों आऊं? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी माँ हर रोज खाने में मटर की कोई ना कोई चीज बना ही देती है और मैं बेचारी प्यारी सी बच्ची हर रोज मटर खा खा कर बोर हो जाती हूँ। मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन अब मटर के स्वाद से मेरा मन भर रहा है। लेकिन माँ इस बात को समझती ही नहीं। अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें मटर इसलिए खिलाती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में आई हुई मटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मटर में ढेर सारा प्रोटीन होता है जिससे तुम स्ट्रांग बन सकती हो। पर अगर तुम हर रोज मटर खा खा कर पक गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है जिससे तुम मटर को किसी और सब्जी में बदल सकती हो। अच्छा, वो क्या चीज है? ये जादुई कटोरा है। जब तुम इस कटोरे में मटर से बनी हुई कोई भी चीज रखोगी तो वो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में बदल जाएगी। अच्छा, तो फिर अगर मेरी माँ मटर का पराठा बनाएगी तो क्या वो एक पिज्जा में बदल जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्यों? मेरा ये जादुई कटोरा तुम्हें हमेशा हेल्दी खाना ही खिलाएगा क्योंकि उससे तुम स्वस्थ रहोगी। और अगर तुम इसका इस्तेमाल करके हर रोज पिज्जा, बर्गर जैसा जंक फूड खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा अच्छा अच्छा खाना खाकर बिल्कुल तंदुरुस्त रहो। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम हर रोज एक सब्जी खाकर बोर हो जाती हो, इसलिए इस जादुई कटोरे से तुम दुनिया की कोई भी सब्जी खा सकती हो, चाहे वो दाल मखनी हो या पनीर टिक्का, आलू दम हो या छोले मसाला। लेकिन अगर कभी मेरा जंक फूड खाने का मन करेगा तो? अगर कभी कभी की बात है तो ठीक है, मैं जादुई कटोरे से कहकर कभी कभी तुम्हारे लिए जंक फूड बनवा दूंगी। लेकिन उसके अलावा हर रोज तुम्हें हेल्दी खाना खाना होगा। रोटी, सब्जी और ताजे फल सब्जियों से ज्यादा हेल्दी कुछ नहीं है। ठीक है जादुई लाल मटर, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब से मैं जंक फूड की जिद नहीं करूंगी और मेरा जो भी सब्जी खाने का मन करेगा मैं इस जादुई कटोरे से मांग लूंगी। लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। अब जादुई लाल मटर रिया को वो जादुई कटोरा देकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही रिया का पुराना घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है और उसके घर का सामान और पुराने कपड़े बिल्कुल नए हो जाते हैं। अब रिया अपने भाई बिट्टू को भी जादुई लाल मटर और उसके जादुई कटोरे के बारे में बताती है। दोनों भाई बहन उस जादुई कटोरे के इस्तेमाल से अपनी मनपसंद की सब्जियां खाते हैं और खुश रहते हैं।